मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग टॉपिक लेके हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस एक कॉमन चैप्टर है 11th एंड 12th जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल सिंथेसिस एंड इट इज कंप्लीट टू फेज। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क। फर्स्ट जो रिएक्शन हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शंस के दौरान हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया और प्रेजेंस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो ग्रीनर रीजन होता है, ग्रीनर रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन्स, अगर बात हम करें कि जो वाटर है यानी फोटोलाइसिस की बात हम करें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात हम करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का रिलीज होता है और एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन मैंने बताया था स्टूडेंट्स, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया यानी फोटो फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये हमने पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स अनेक इलेक्ट्रॉन ग्रहियों के बीच में जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो जो रिमूव होती है यानी जो रिलीज होती है वो एडीपी और अकार्बनिक जो फास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ने में यूज आती है और उसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन से दैट कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एक्सेप्टर्स यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ओके। और वहां पर अगर सफिशिएंट एनर्जी होती है तो वहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है और एटीपी के फॉर्मेशन को ही हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया कहते हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान यानी हमने पढ़ा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। और एटीपी और एनएडीपी H2 दोनों ही एक रिच एनर्जी कंपाउंड्स है जिनका यूज लाइट जो है, जो डार्क रिएक्शंस है उसमें CO2 के रिडक्शन में या CO2 के फिक्सेशन में काम होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूं कि लाइट रिएक्शंस जो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये मैंने आपके लिए कुछ चार्ट बना रखे हैं, इनका भी यूज करेंगे। लाइट रिएक्शन की बात हम लोग करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट कि लाइट रिएक्शन के दौरान प्लांट्स में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे बड़ी बात हम कर सकते हैं एटीपी का और NADPH2, और ये दोनों ही स्वांगीकृत एनर्जी इनका निर्माण होता है। एंड यू कह सकते हैं रिलीज ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर का एक्शन होता है, फोटोलाइसिस होता है यानी प्रकाश के प्रति जल का अपघटन होता है, ओके। इन्हीं दोनों जो एनर्जीज है इनका यूज जो होता है वो दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसको आप आराम से समझें, अप्रकाशिक अभिक्रिया। आज हम पढ़ रहे हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अप्रकाशिक अभिक्रिया लाइट अभिक्रिया यानी प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद होती है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो CO2 होती है यानी ग्रीन प्लांट्स absorb CO2 from the atmosphere and it यानी यू कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट मींस शुगर में इसका क्या होता है अपचयन होता है, ओके स्टूडेंट। और इसमें ये कह सकते हैं एनर्जी जो होती है इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो एटीपी और एनएडीपी H2, कौन सी एटीपी का और NADPH2, और जिनका फॉर्मेशन ड्यूरिंग यानी कह सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाली एनर्जी के ये जो दोनों फॉर्म आप देख रहे हैं, दोनों रूप आप जो देख रहे हैं वो CO2 के ऑक्सीकरण, CO2 के अपचयन में, या फिर हम इसको कह सकते हैं फिक्सेशन ऑफ यानी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स की बात करें यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में CO2 का फिक्सेशन होता है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग अप्रकाशिक भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रीजन होता है यानी स्ट्रोमा रीजन यानी डार्क रिएक्शन कंप्लीट इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप इसको समझ पा रहे हो स्टूडेंट, यानी क्लोरोप्लास्ट के
कौन सी भाग में होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। और एब्सेंस ऑफ, यानी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की एब्सेंस होती है, क्योंकि लाइट का इसकी उपस्थिति या प्रेजेंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट की एब्सेंस हो सकता है। तो ये इसे कंफर्म कर लें कि डार्क रिएक्शन जो अप्रकाशिक अभिक्रिया का यहाँ पर नाइट से कोई लिंक नहीं है, ये डे में भी होती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसके प्रोसेस के लिए लाइट रिएक्शन होना जरूरी है, और लाइट रिएक्शन में ये जो बनते हैं दोनों एनर्जी फॉर्म होते हैं, यही एनर्जी इस प्रोसेस में काम आती है। अतः डार्क रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि लाइट रिएक्शन भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसको आप कंफर्म कर ले, इसका नाइट से या डार्क से कोई लिंक नहीं बचना है कि इसमें जो लाइट्स होती हैं वो इसकी एब्सेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंस में, यानी इसके लिए कंपलसरी प्रेजेंस नहीं है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि CO2 यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अप्रकाशिक यानी डार्क रिएक्शन की बात हम करें। ओके स्टूडेंट, इट इज ए सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप समझ रहे हैं, ये अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण का सेकंड फेज है। इसको डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब बाय ब्लैकमैन इन 1905 या 1905 में इसको ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। और ब्लैकमैन वो साइंटिस्ट जिसने फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेप्स में, 2 फेज में डिवाइड किया था, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। ओके, तो ये ब्लैकमैन द्वारा डिस्कवर किया गया था। और डार्क रिएक्शन एक्चुअल में स्ट्रोमा भाग में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं CO2 का अपचयन या रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का अपचयन, यानी CO2 का अपचयन ही बोलते हैं, CO2 का यौगिकीकरण, यौगिकीकरण। ओके स्टूडेंट, यानी यू गेट डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 एंड फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 का स्थिरीकरण, एक ही बात है। इन तीनों ही प्रोसेस, यानी तीनों ही प्रोसेस को हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। कुल मिलाकर ग्रीन प्लांट्स अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में, किसमें स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में एक्चुअली चेंज किया जाता है, यानी फिक्सेशन ऑफ CO2 द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के ये यू कह सकते हैं कि निक नेम हो सकते हैं, वी कैन से आल्सो कॉल्ड द डार्क रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ CO2, ओके स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ CO2 एंड फिक्सेशन ऑफ CO2। ओके स्टूडेंट, ये सारा प्रोसेस, इसको ही हम लोग अप्रकाशिक बोलते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया में मेनली क्या होता है? CO2 का फिक्स होता है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 का यानी फिक्सेशन यानी फिक्स्ड ऑफ CO2 यानी CO2 का फिक्सेशन, इसको आप समझ रहे हैं। CO2 यानी कार्बन का, या फिर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन का कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में एक्चुअली क्या हो रहा है? फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। ओके स्टूडेंट, आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा, वैसे यहां पर कार्बन का फिक्सेशन या यौगिकीकरण या अपचयन हो रहा है। तो फिक्सेशन यानी फिक्सेशन ऑफ CO2 द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 3 टैक, यानी अगर बात हम करें टैक पहले 3 डिफरेंट के टाइप्स, यानी 3 प्रकार से जो हायर प्लांट्स होते हैं वो CO2 का फिक्सेशन 3 फॉर्म में कर सकते हैं। हायर जो प्लांट्स है, कुछ C3 साइकिल यानी C3 साइकिल से वो CO2 का फिक्सेशन करते हैं, अभी हम लोग पढ़ लेंगे C3 साइकिल। ओके फ्रेंड, C3 साइकिल, इसको केल्विन एंड बेंसन चक्र बोलते हैं, यानी C को अगर बात हम करें इसको क्या बोलते हैं? केल्विन एंड बेंसन, केल्विन एंड बेंसन, यानी इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं अभी बता दूंगा कि C3 साइकिल के द्वारा भी, C3 चक्र के द्वारा भी प्लांट्स CO2 का फिक्सेशन करते हैं। कुछ प्लांट्स C4 चक्र, कौन से? C4 चक्र से CO2 का फिक्सेशन करते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि फोटोसिंथेसिस का अगर हम लोग समीकरण यूज हम लोग जानते हैं, CO2 इज H2O फोटोन एंड क्लोरोफिल C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। ये हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस यू कह सकते हैं कि प्रोसेस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं CO2 का कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, यानी CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ओके, तो ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर देयर फूड द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यूज ऑफ द CO2 एंड वाटर, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप देख पा रहे हैं। और ऑक्सीजन भी यहां पर यू कह सकते हैं कि जो सब
जो प्रोडक्ट होता है, वो उत्पाद में ऑक्सीजन की रिलीज होती है और वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है, ये हमने पढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये केमिकल यू कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अप्रकाशिक कभी जब डार्क बोलते हैं, उसमें या तो CO2 से फूड का फॉर्मेशन कौन साइकिल से करेंगे, C3 से। एक्चुअली वो डार्क रिएक्शन के टाइप है, डार्क रिएक्शन ही 3 प्रकार से हो सकता है। ओके स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं। C4 साइकिल जिसे हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल बोलते हैं, जो लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट को कुछ प्लांट होते हैं CM पाथ, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो पाथ होता है, इस पाथ से एक्चुअल में जीरोफाइट प्लांट्स, कौन से स्टूडेंट, जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में इस चक्र के द्वारा फूड को सिंथेसाइज करते हैं, यानी वो CO2 के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है, कुछ प्लांट C3 से करते हैं, कुछ प्लांट C4 से और कुछ CM से। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो C3 चक्र से। एग्जांपल जिनका अगर बात हम करें, C3 प्लांट C होंगे और ये C3 प्लांट जो होते हैं मोनोकोट डाइकोट दोनों हो सकते हैं। C4 जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, ये मोनोकोट को जनरली मोनोकोट होते हैं। अगर बात हम कर सकते हैं मेज प्लांट की बात, मक्का की बात हम करें, गन्ना की बात हम करें, ये जो प्लांट्स होते हैं ये सब मोनोकोट्स होते हैं। ये प्लांट C4 चक्र से एक्चुअल में क्या करते हैं, C4 चक्र से फूड का सिंथेसाइज करते हैं। तो ये आप लोगों ने डिस्कस किया। हम इस वीडियो के अंदर C3 चक्र को डिफाइन करेंगे। किसको, C3 चक्र। और हम लोग जानते हैं C3 चक्र जो होता है वो डार्क रिएक्शन का, ये आप लोग जनरली पढ़ लें, डार्क रिएक्शन का ही एक पार्ट है। ये थोड़ा वीडियो खड़ा हुआ है, तो हम लोग जनरली C3 चक्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको कैल्विन और बेंसन है। किसने, सबसे पहले बात मैं बताऊं, कैल्विन एंड बेंसन स्टडी फर्स्ट टाइम, यानी इसके बारे में सबसे पहले स्टडी फर्स्ट टाइम C3 चक्र। और इसे C3 चक्र क्यों बोलते हैं, इस C3 चक्र के दौरान ड्यूरिंग द C3 साइकिल या ड्यूरिंग दिस साइकिल के दौरान सबसे पहले जो स्टेबल जो कंपाउंड होता है, यानी सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो एक्चुअल में 3 कार्बन का कंटेनिंग होता है, और वो और कोई बल्कि फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। एक बात सुन ले कि C3 चक्र के दौरान जो C3 प्लांट्स CO2 का फिक्सेशन करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो स्थायी कंपाउंड, स्थायी यौगिक स्टेबल जो कंपाउंड्स है वो एक्चुअली में 3 कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और वो एक्चुअली में होता है PGF, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। इसीलिए हम इसको C3 चक्र कहते हैं। यानी C3 चक्र में सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो PGF, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान से सुन लें। तो इसीलिए इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल में भी CO2 का क्या होता है, CO2 का कंपोजिशन बोल सकते हैं, CO2 का एक्चुअली क्या होता है, फिक्सेशन इन कार्बोहाइड्रेट। ओके, और ये जो साइकिल होता है वो C3 प्लांट्स के अंदर होता है। अब बात आती है कि कैल्विन-बेंजीन साइकिल को अगर लोग ध्यान दें, इसमें ATP और NADP, मैं पहले बता दूं, इस C3 चक्र के दौरान यानी प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी 18 ATP एंड 12 NADPH2 यानी मोल्स का। ओके, इतने अणुओं का यूज होता है। ध्यान दें, ATP और NADPH2 ये दोनों ही रिच एनर्जी कंपाउंड्स हैं जो लाइट प्रोसेस के दौरान बनते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाले इन अणुओं का यूज ग्रीन प्लांट्स अप्रकाशिक अभिक्रिया में करते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया प्लांट्स 3 प्रकार से कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि देयर आर 3 वे ऑफ CO2 फिक्सेशन इन ग्रीन प्लांट्स। फर्स्ट है C3, यू कहते हैं C3 साइकिल, C3 चक्र, C4 चक्र एंड CAM चक्र, जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो इनमें इतने ATPs का, इतने NADPH2 का यूज होता है। अब मैं जनरली C3 चक्र की साइकिल आप लोगों को बना के एक बार इसकी समरी बता दूं, फिर हम इनका भी यूज हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है कि C3 जो चक्र होता है जनरली RU शुरू होता है। यानी अगर बात हम कर सके रिबलोज मोनोफॉस्फेट के एक्चुअल में इसके अंदर ये 5 कार्बन वाला एक पेंटोस शुगर है। ओके स्टूडेंट, पेंटोस शुगर है, इसके 6 मोल। ये ध्यान दें, सबसे पहला स्टेप आप समझे कि रिबलोज मोनोफॉस्फेट के 6 अणु जो 5 कार्बनिक होता है, इनका सबसे पहले क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। यानी सबसे पहले फास्फोलिपिड का मतलब होगा कि इसके अंदर 6 ATP के, यानी 6 ATP मॉलिक्यूल्स का द्वारा इनका यूज होगा, और ADP ओके एंड 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो इनऑर्गेनिक कार्बनिक जो फास्फेट होता है,
और रिब्लोज मोनोफॉस्फेट जुड़ जाता है, इसलिए बोल सकते हैं फास्फोलीकरण ऑफ यानी फास्फोरिलेशन ऑफ रिब्लोज मोनोफॉस्फेट यानी राइबोलोज जो मोनोफॉस्फेट है, स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं रिब्लोज या राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है इसका एक्चुअल में क्या होगा, फास्फोलीकरण हो रहा है, फास्फोलीकरण हो रहा है और सबसे पहले एटीपी के 6 अणु काम आ रहे हैं, एटीपी का 6 और इस एटीपी 6 अणु के काम आने से ये क्या हो जाएगा आरयू डीपी या आरयू बीपी, इसको आप समझे रिब्लोज बाइफॉस्फेट, जो इसको हम कैसे रिब्लोज बाइफॉस्फेट कह सकते हैं या रिब्लोज, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्टूडेंट रिब्लोज बाइफॉस्फेट, या इसका पूरा नाम अगर मैं यहां पर लिखूं तो इसका पूरा नाम होगा रिब्लोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहां पर मैं फॉस्फेट को यहां शॉर्ट में एक रेडिकल के रूप में लिखा और आप जानते हैं कि फॉस्फेट का अगर हम लोग रेडिकल लिखें तो रेडिकल आप जानते हैं ये होता है, तो आप इसमें जनरली फॉस्फेट के लिए हमेशा मैंने फॉस्फेट रेडिकल का यूज किया, आप समझ जाएंगे फॉस्फेट रेडिकल यहां पर क्या जा रहा है। तो ये एक्चुअली रिब्लोज 1,5 डाइफॉस्फेट बन गया, तो इसको मैंने यहां पर आरयूबीपी लिखा, तो आप समझ रहे होंगे आरयूबीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये 5 कार्बन वाला बनेगा और इसके 6 मोल बनेंगे, इसमें 6 एटीपी यूज आ चुके हैं। अब रिब्लोज मोनोफॉस्फेट इसको मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे रिब्लोज मोनोफॉस्फेट रिब्लोज बाइफॉस्फेट बन गया। ओके स्टूडेंट, इसमें एक ही प्रत्येक राइबोलोज मोनोफॉस्फेट एक ही फॉस्फेट रेडिकल है, इसके अंदर 2 रेडिकल्स यानी 2 फॉस्फेट के रेडिकल जुड़ गए। ओके स्टूडेंट, 6 यहां से आगे 6 इसमें पहले मौजूद है। अब यहां पर क्या होगा CO2, ये जो आरयूबीपी वो CO2 है यानी 6 CO2 मॉलिक्यूल्स, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली क्या होगा कार्बोक्सीकरण, क्या होगा इसको कार्बोक्सीलीकरण ऑफ रिब्लोज बाइफॉस्फेट। तो रिब्लोज बाइफॉस्फेट जो होगा इन मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली क्या करेगा, गेट करेगा यानी कह सकते रिसीव करेगा यानी प्राप्त करेगा और प्राप्त करके रिब्लोज जो मोनोफॉस्फेट है ये चेंज हो जाएगा 3 कार्बन वाले पीजीए के 12 मॉलिक्यूल्स में। स्टूडेंट किसमें मॉलिक्यूल हो जाएगा पीजी, और पीजीए यहां पर कौन है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये एक्चुअल कौन है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल। सो इसीलिए इसके बनने से हम इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। ये आप कंफर्म कर लें कि C3 चक्र में प्रथम जो स्थायी यौगिक है वो 3 कार्बन वाला होता है और उसका नाम है पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टूडेंट्स आप आराम से इसको लिख सकते हैं फास्फो, आप हिंदी लिखेंगे इंग्लिश लिखेंगे वो डिपेंड एक ही करता है कि दोनों का ज्यादा डिफरेंट नहीं, दोनों एक ही में लिखेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे फास्फो ग्लिसरिक एसिड, ये लो स्टूडेंट्स, ओके, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो भी ये आएगा, इंग्लिश में तो भी ये फॉर्म आएगा। तो ये आप लोगों के लिए कह सकते हैं, आई थिंक मैं मान रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल 12, ओके। अब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का वापस ही क्या होगा फास्फोलीकरण होगा। मैं यहां पर C3 साइकिल का इसका स्टूडेंट C3 साइकिल का एक शॉर्ट समरी बनाकर आपको समझा रहा हूं, आई थिंक आप इसको समझेंगे। तो यहां पर क्या होगा फास्फोग्लिसरिक एसिड का वापस ही क्या होगा फास्फोलीकरण हो, तो यहां पर फास्फोलीकरण 2 बार होगा, एक तो ये हो गया सर फर्स्ट यहां पर हो रहा है और सेकंड यहां पर हो रहा है, इसको आप कंफर्म कर लें फास्फोलीकरण हो रहा है। और फास्फोलीकरण जो प्रोसेस और यहां पर जो यू कैसे ये जितनी भी एंजाइम यहां पे एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट, यहां पर रिब्लोज एंजाइम फास्फेट एंजाइम की उपस्थिति होगा, ये भी फास्फेट एंजाइम है। तो एंजाइम या फास्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो यहां पर क्या होगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसके 12 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहां पर एक्चुअल 12 एटीपी कितने एटीपी के 12 मोल्स, एटीपी के 12 मोल्स, 12 और 6 इनका यूज हो चुका है, मैंने बात टोटल 18 से इनका यूज होगा और एडीपी प्लस यू कैसे आईपी और कितने आईपी 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे, 12 एडीपी होंगे। और आप समझ पा रहे हो कि एटीपी का यहां पर ऐड हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो रहा है फास्फोरिलीकरण ऑफ पीजीए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोरिलीकरण होगा जिसकी वजह से पीजीए जो होगा 1,3 अगर 1,3 डाई पीजीए में चेंज होएगा, यानी 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होएगा किसमें 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। और कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे स्टूडेंट यू कह सकते हैं 12 मॉलिक्यूल्स यानी 12 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। ओके आप समझ पा रहे हैं फास्फोलीकरण होगा। अब इसके बाद में 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक जो एसिड है, ओके, अब इसके यहां पर क्या होगा रिडक्शन होगा यानी इनका अपचयन होगा, सीधी बात है इसका अपचयन होगा। और इसके अपचयन के अंदर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा इसके अपचयन में 12
NADPH2, ये वो मॉलिक्यूल से स्टूडेंट जो एक्चुअल NADP+, ओके, कितने 12 और प्लस यहां पर कितने हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे 14, 12 टू है 24 हाइड्रोजन। ये 24 जो हाइड्रोजन होंगे यानी यहां पर NADPH2 का तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, को ये तो कौन सी कंडीशन है रिड्यूस है यानी अपचेत अवस्था में, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा रिमूव करेगा। ओके स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन का निकलना अगर बात हम करते हैं हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो यहां इसका ऑक्सीकरण होगा और PGA से ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे और फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट इनटू, अगर बात हम करें 3 फास्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड, यानी 3 कार्बन वाले 3 कार्बन, एक मोल में 3 कार्बन होंगे, ये 3 यहां पर 3 कार्बन जो 3 है वो कार्बन नंबर को बता रहा है, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मोल प्राप्त होंगे। हाउ मच स्टूडेंट्स, 12 मोल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये ध्यान से 12 मोल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे फास्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन, यानी स्टूडेंट इसका क्या होगा अगर बात करें इसका अपचयन और इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि और किसी यूज में NADPH2, तो आप लोगों को यहां पर क्या देगा कि ये C3 साइकिल, आप समझ पा रहे हो इसके साइकिल हम क्यों बोलते हैं, साइकिल हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जो प्रोसेस जहां से प्रारंभ हो वहीं पर खत्म हो जाए, यानी जिस स्टार्टर यू कैन कंपाउंड से जो साइकिल स्टार्ट होता है वो उसी से एंड हो, तो ये किससे स्टार्ट होता है तो RUMP से होता है, तो RUMP बना नहीं। अब यहां पर क्या 12 मॉलिक्यूल जो होंगे PGL के फास्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज ए फास्फोग्लिसरिक एसिड और ये 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3PG है, एक यहां पर ATP का यहां पर होने से इसका क्या होगा फास्फोरिलीकरण स्टूडेंट, फास्फोरिलीकरण ऑफ PGA, और यहां पर क्या हो रहा है 1,3-PGA का यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और किस में अपचयन हो रहा है 3PGL में, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड में इसका क्या हो जाएगा एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, और इसको इसके साथ साथ यहां पर एक्चुअली क्या होंगे 12 यू कह सकते हैं 12 है फास्फोरिक अम्ल, 12 फास्फो H2PO4, ओके, यानी फास्फोरिक जो अम्ल होगा यानी फास्फोरिक जो एसिड है वो भी प्राप्त होंगे, तो यहां पर क्या होगा कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 जो मोल्स प्राप्त होंगे, इनमें से स्टूडेंट्स इनमें से जो 2 मोल है, यानी बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूं कि 2 molecules ऑफ देम या 2 molecules ऑफ 12 मोल ऑफ 3PGL, दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे 12 में से यू का 3PGAL के 2 मोल, स्टूडेंट इसको इतना समझे 2 मोल तो एक्चुअली में किसमें यूज आ जाएंगे शर्करा के फॉर्मेशन ऑफ शुगर, यानी फोटोसिंथेसिस का जो मेन कंपाउंड है ग्लूकोज वो यहां पर फॉर्म हो जाएगा, यानी कितने 3PGL के 12 में से 2 मोल्स तो केवल 2 अणु ही ग्लूकोज के एक्चुअल में जिसे हम लोग फिक्सेशन भी कह सकते हैं यौगिकन भी कह सकते हैं उसमें यूज आएंगे, और रिमेनिंग जो 10 है कितने स्टूडेंट 10 मॉलिक्यूल्स 10 मोल ऑफ 3PGL, इसको आप समझे 3PGAL के हाउ मेनी 10 मोल्स जो होंगे जो मैंने इनके सामने लिख रखी है वो एक्चुअल में RUMP के 6 मोल्स का वापस से क्या होगा रीजनरेशन ऑफ RUMP बाय 3PGL के बाय द 10 molecules of 3PGL के 10 अणु RUMP के 6 मोल्स का वापस से निर्माण करेंगे, और इसके निर्माण होते ही जनरेशन के बाद में ये साइकिल वापस से क्या होता है री स्टार्ट होता है, इसीलिए वी कैन से इट इज ए C3 साइकिल। साइकिल तो क्यों बोला क्योंकि RUMP से स्टार्ट हो रहा है और RUMP पे बन रहा है, लेकिन आपने सोचा था इसमें फोटोसिंथेसिस जो फूड का जो कंपाउंड्स है फूड जो कार्बोहाइड्रेट वो तो बने नहीं, तो मैंने बता दिया इट इज ए यू कह सकते हैं पार्ट ऑफ फूड, ये फूड का जो सिंथेसाइज है वो इस प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसको C3 क्यों बोलते हैं क्योंकि प्रथम जो स्टेबल यौगिक है वो 3 कार्बनिक है जिसका नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड है, और इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। साइकिल से बोलते हैं क्योंकि जिस कंपाउंड से स्टार्ट होता है उसी कंपाउंड पर ये स्टॉप होता है, तो यानी यहां से स्टार्ट एंड ओके, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इस C3 साइकिल की समरी मैंने आप लोगों के यहां लिखकर आपको समझाई स्टूडेंट, और आई थिंक आप इसको समझ भी चुके। एक बार मैं वापस को रिपीट करना चाहूंगा, RUMP के 5 कार्बन युक्त RUMP के 6 मोल्स जो होंगे वो 6 ATP का यूज करते हैं, यानी सबसे पहले RUMP का क्या होगा फास्फोलिकरण होगा, और फास्फोलिकरण का अर्थ होता है स्टूडेंट जिसमें फास्फेट जो मॉलिक्यूल्स है फास्फेट जो रेडिकल्स है मूलक है वो एक्चुअली यहां पर जुड़ेगा, तो यहां पर ATP
कि हम जान सकते हैं एटीपी का यहाँ पर क्या होगा, अपग्रेड होगा, तो एटीपी टूटेगा और एटीपी के टूटने क्यों एटीपी के बनने की क्रिया को आप लोगों का नाम दिया स्टूडेंट फास्फोलिकन क्रिया बोला था। तो यहाँ पे एटीपी टूट रहा है और एटीपी टूटने से जो फास्फेट रिमूव होंगे वो आरयूएमपी के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आरयूएमपी के कितने मॉलिक्यूल से 6, तो यहाँ पर 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो रिमूव होंगे वो इससे अटैच हो जाएंगे और आरयूएमपी कन्वर्ट इनटू आरयूबीपी रिबलोज 1,5 यानी मैं बता दिया रिबलोज 1,5 बाइफास्फेट। स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे रिबलोज आरयू से क्या हो रहा है रिबुलोज बाई फॉस्फेट और 1,5 बाइफास्फेट। ओके, फिर यहाँ पर CO2 के 6 अणु यानी ये CO2 के अणुओं को क्या कर एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर आरयूबीपी जो है जो इसको ध्यान दें आरयूबीपी और यहाँ पर एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति किसमें रुबिस एक एंजाइम है रुबिस्को, इसको ध्यान दें रुबिस्को एंजाइम की ध्यान, इस एंजाइम की प्रेजेंस में आरयूबीपी CO2 के मॉलिक्यूल्स को क्या कर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ग्रहण कर रहा है। ओके, तो ये कौन है एक्चुअल में यू कह सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टेकर यानी यू कैन एक्सेप्टर ऑफ CO2 यानी RUBP इज ए एक्सेप्टर ऑफ CO2 प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। इसमें RU जो BP वो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड और कार्बनिक और हम जानते हैं ईच फास्फोग्लिसरिक एसिड इज 3 कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड सो वी कैन सी दिस साइकिल कॉल्ड C3 साइकिल। ये आपको 12 मोल्स है, इसके बाद ये पूरा बता दिए। तो ये आप लोगों अब बात हम करते हैं, अब मैं आप लोगों को इस ग्राफ को तो मैं रिमूव करूं ताकि आप समझ चुके होंगे। फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा वो फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर वो चेंज किसमें होगा 3PGL फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा। फिर 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मोल जो होंगे वो ग्लूकोज के सिंथेसाइज में काम आएंगे। ये सिंथेसाइज ऑलरेडी जो सिंथेसाइज फेज हो C3 साइकिल और उसके बाद जो 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो आरयूएमपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसको कंफर्म याद करें स्टूडेंट, इसको याद करेंगे आप लोग, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसकी समरी आप लोगों ने आराम से लिखी, तो इसकी समरी को मैंने आपको बताते हुए लिखा और ताकि आप इसको आराम से इजी वे में भी याद कर सकें। अब हम लोग यहां पर ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे आई होप। अब स्टूडेंट हाँ यहां पर मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चार्ट का जो मैंने यूज किया हुआ है यानी फॉर्मेशन यानी ये तो हम देख लिया कि यू 3 कार्बन वाले PgAl के 12 मोल का फॉर्मेशन होता है। अभी आपने देखा। ओके स्टूडेंट, और 3 यानी कह सकते हैं 3 कार्बनिक फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड ओके 12 मोल और एक मोल में 3 कार्बन है। यू कह सकते ईच फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, अब इन 12 में से 2 मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का सिंथेसाइज करेंगे और 10 किसका यूज करेंगे आरयूएमपी का। अभी मैं बता आरयूएमपी जो मैंने यहां पर पूरा बना रखा आप लोगों के लिए, तो हम लोग यहां पर यू कैसे फॉर्मेशन यानी मैं हमारा जो आज का पॉइंट है वो है रीजनरेशन ऑफ आरयूएमपी। ये ध्यान दीजिए, यानी इसको हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं रिबुलोज मोनोफॉस्फेट या रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, फॉस्फेट को मैं यहां पर PO4 क्यों लिख रहा हूं या फिर आप लोग जानते हैं फॉस्फेट, एक ही बात है, आप समझ जाएंगे। तो इसका फॉर्मेशन होगा, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा और इसके फॉर्मेशन में हाउ मेनी यू कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL यूज्ड, तो मैंने बताया कि यू कह सकते हैं 10 मोल ऑफ 3PGAl। अब स्टूडेंट यहां जो 3 यहां पर आ रहे स्टूडेंट, ये यहां पर 1 मोल में कार्बन के नंबर्स को बता रहा है। ओके, यहां पर ये 3 है और 3 कार्बन है और 10 मॉलिक्यूल्स यहां पर हमारे पास, यानी उसके मोल टोटल कितने 10 मोल्स। ओके, और कितने टोटल कितने में थे 12 ऑफ देम, 12 में से तो 12 में से 10 तो आरयूएमपी का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो अब वो कैसे होगा इसको मैंने यहां पर स्टेप में लिखा हुआ है। अब मैं जल्दी इसका यूज करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ 3DHAP। इसको आप समझे एक बार, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं आराम से, आप इसको समझें कि PGAl जो है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड है और 3 कंटेन ऑफ 3 कार्बन, यानी कह सकते हैं 3 कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें से आप इसके मॉलिक्यूल्स के नंबर एक बार आप लिख लें 10 मॉलिक्यूल्स। अब से 10 में से कितने, सबसे पहले कितने यूज आएंगे, 10 में से सबसे पहले क्या होगा 3 के 4 मोल, यानी आप यहां पर एक ही चीज को मैं कंफर्म कर दूंगा कि 4 मोल यहां पर यूज आ रहे हैं। तो 4 मोल यूज आने के बाद अब कितने बचेंगे, 6 मोल बचेंगे, यानी रिमेनिंग अगर बात हम करें 10 में से कितने यूज आ जाएंगे, 4 यहां पर आ जाएंगे, तो 6 बचेंगे, यानी रिमेनिंग। स्टूडेंट इसको आप लिखें रिमेनिंग, और ये कौन है, टोटल, ताकि आप इनका कैलकुलेट करवाएं। तो यू कैन 6 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ 3 used formation of 3DHAP, और 3DHAP कोलेस्ट्रॉल ये 3 कार्बनिक यौगिक है, और DH डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP और PGL, यानी 3, अगर बात हम करें 3 यहां पर 3 कार्बन को दिखा रहा है, DHAP, ये दोनों एक्चुअली में DHAP और 3PGAL ये एक दूसरे के समावहीकरण है, लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनका अणुसूत्र मोलिकुलर फार्मूला अगर बात करें, इसको आप जानते हैं कि ग्लूकोज हम देखा होगा, ये ग्लूकोज है और यही फ्रक्टोज है, तो इनका जो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनके अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप की बात हम करें तो इसके अंदर ग्लूकोज की बात हम करें तो ग्लूकोज और जो एक्चुअल में जो आपका फ्रक्टोज होता है उनमें केवल कीटोन और एल्डिहाइड जो क्रियात्मक फंक्शन होता है उसी का चेंज होता है, बाकी तो वैसे यहां पर बता दूं कि DHAP 3PGL का एक्चुअल में समावयी अणु है, समावयी, जिनका अणुसूत्र समान होता है, क्रियात्मक श्रृंखला प्रकाश समावयिता इनकी क्यों अलग अलग हो, ये हम लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, आप पाओगे कि वे अणु जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी संरचना सूत्र उनका अलग होता है, साथ ही उनके अंदर श्रृंखला समावयिता हो, प्रकाश समावयिता हो, ये सब क्यों अलग, क्रियात्मक जो समूह होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, ऐसे अणुओं को बोलते हैं समावयी, आइसोमर बोलते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा 3PGL के 4 मोल ट्रायोज फास्फेट आइसोमर एंजाइम की प्रदेश में 4 मोल D3DHA में बदल जाएंगी। ओके तो यहां पर 3PGL के 4 मोल होंगे वो इनमें चेंज हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास कितने बच गए, 6 मोल बच रहे, इसकी ध्यान दोगे 3PGL के 6 मोल आ गए और 4 मोल किसके आ गए, DHAP। इसको कंफर्म कर चले, DHAP का फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, ये ध्यान देंगे, और इट इज आइसोमर ऑफ PGAL। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, और बहुत ही इजी में हिंदी में भी बोल सकते हैं, यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का निर्माण। ओके स्टूडेंट, फॉर्मेशन मींस निर्माण, एक ही बात इंग्लिश के अंदर इंग्लिश पहले आती है हिंदी बाद में आती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ DHAP। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसको कंफर्म कर लें, यानी अगले स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं बता दूं कि इसी स्टेप में क्या होगा कि 3PGL की जो हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, 6 जो थे, 6 इसको ध्यान दें, 6 में से यानी इसको यूज करते 4 यहां पर यूज आ रहे हैं, तो 4 10 में से 4 जो 6 बच रहे मैंने, अब कितने यूज आ रहे हैं, 2 यूज आ रहे हैं, अब कितने बचेंगे, 4 मोल बचेंगे। इसको आप कंफर्म करें, 10 में से 4 यूज आ चुके, 6 में से फिर 2 यूज हो रहा है, तो 3PGL के 2 मोल और DHAP के 2 मोल। DHAP के कितने थे आपके पास, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, DHAP के आपके पास कितने मोल है, 4 है, ये ध्यान दोगे आप, और PGL के कितने मोल थे, 6, तो 6 में से कितने यूज आ रहे हैं, 2। ओके सर, तो यू कह सकते 3PGL के 6 में से 2 मोल and 2 मोल of 3PGL and 2 मोल of DHAP, 3DHAP के आप एल्डोज एंजाइम परिस्थिति, ये दोनों यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, संघनन, कौन सा स्टूडेंट, संघनन क्रिया के द्वारा, क्योंकि ये भी 3 कार्बन वाला, ये भी 3 कार्बन, तो 3 दूना 6 कार्बन, यहां 6 यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, एक 6 कार्बन वाले, कितने 6 कार्बन वाले एक शर्करा का फॉर्मेशन होगा जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, स्टूडेंट फ्रक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट। ओके, जिसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6, और दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन के नंबर मिला कितना, 6 दूना 12, 6 2 जा, यानी अगर बात 6 2 जा 12, और यहां पर कितने बोलते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 and 6 12 है, यानी कार्बन का नंबर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 मोल हो गए। अगले स्टेप में यहां पर लिख दिया फ्रक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक्चुअली फ्रक्टोज 6 फास्फेट चेंज होगा, यानी यहां पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से एक फास्फेट का जो मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में 2 फास्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी, 2 यू कह सकते हैं कि
रेडिकल्स ऑफ फास्फेट है जिनमें से एक रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर फ्रक्टोज 1C डाइफॉस्फेट का इलेक्ट्रॉन डी फास्फोलिकल होगा और फ्रक्टोज 1C डाइफॉस्फेट चेंज फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मोल और साथ में फास्फोरिक एसिड, कौन सा स्टूडेंट, फास्फोरिक एसिड के 2 मोल प्राप्त हो गए। ये फास्फोरिक एसिड कहां से रिमूव हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर एस्ट्रो किसका यूज आ रहा है, एस्ट्रो के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1C डाइफॉस्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट एंड और 2 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड आल्सो फॉर्म, यहां पर ये भी प्राप्त होंगे। ओके, सो ये 3 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप समझ आ रहा है आपके। अब यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, अब अगला जो फोर्थ स्टेप हम लोग यहां पर वापस आते हैं, फोर्थ थर्ड स्टेप फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ जाइलोलोज एंड इरिथ्रोज, जाइलोलोज एंड इरिथ्रोज। अब मैं बता दूं जाइलोलोज और जाइलोलोज एक्चुअली में 5 कार्बन वाले शुगर है और ये 4 कार्बन, ये ध्यान देंगे। जाइलोलोज इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इरिथ्रोज इज ए 4 कार्बन, यानी जैसे वो 3 कार्बन वाले थे ये 6 वाला है, ये 4 वाला और ये 5 वाला, बस ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइलोलोज एंड इरिथ्रोज का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये वाला ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो कितने अणु स्टूडेंट, 2 मोल, यानी आप लोग देख पा रहे हैं 2 मोल्स, यानी अगला स्टेप के बाद हम इसी स्टेप में और 3 पीजीएल के तो 3 पीजीएल यानी हमारे पास 3 पीजीएल के कितने डिवाइड बच रहे थे, सॉरी 2 पीजीएल 3 पीजीएल कितने मोल का हमारे 2 और कितने थे हमारे पास 4, तो 2 फिर काम आ रहा है, ये यूज आ रहा है, पहले 4 काम आए फिर 2 आए, तो अब रिमेनिंग कितने बचेंगे 2 मोल। ये स्टूडेंट आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, रिमेन बच रहे हैं, ये रिमेनिंग बच रहे हैं स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं, और ये यूज आ रहा है। ओके, तो ये 2 मोल्स 3 पीजीएल के फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज के एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं 6, ये है तो 6 2 12 तो यहां हो गए और 6 और 6 यानी 18 कार्बन का हम लोग बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, कौन से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम में प्रेजेंस में एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होगा, जिनमें एक तो है जाइलोलोज 5 फास्फेट, क्या मैंने फास्फेट को पीओ फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, यानी जाइलोलोज 5 फास्फेट, जाइलोलोज एक्चुअली में कौन है 5 कार्बन वाला 5 कार्बन युक्त एक्चुअल में पेंटोस शुगर, इट इज ए पेंटोस शुगर, यानी पेंटोस शुगर लाइक आप सुना राइबोस सुना, वैसे ही जाइलोलोज इज ए पेंटोस शुगर। ओके स्टूडेंट, जैसे ग्लूकोज हेक्सोस शुगर है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, दीज ऑल आर द हेक्सोस शुगर। ओके, सो दीज आर मोनोसैकेराइड, ये तो सब जानते हैं इस बात में। तो ये 5 कार्बन और इसमें कौन जुड़ा जाइलोलोज 5 फास्फेट और 2 मोल बनेंगे इसके, एंड इरिथ्रोज 4 फास्फेट, यानी ये कितने कंटेंट वाला है 4 कार्बनिक यौगिक, तो ये भी कौन, ये 4 का, यानी इट इज ए टेट्रोज शुगर, इट इज ए पेंटोस शुगर। ओके स्टूडेंट, टेट्रोज, और आप जानते हैं कि सबसे जो नॉर्मल शुगर होता है वो ट्रायोज होता है। ओके स्टूडेंट, ट्रायोज हम लोग पीजीएल की बात करते हैं, ट्रायोज जिसमें कार्बनिक जो नंबर्स होता है वो कितना होगा 3, और आपने नाम सुना होगा CN होल H2ON, ये तो मालूम होगा n का मिनिमम नंबर स्टूडेंट हम लोग क्या यूज करते हैं 3 यूज करते हैं, तो 3 यूज करेंगे तो आपको याद होगा, ये तो आपने यूज किया होगा स्टूडेंट, तो n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6O आता है, और इसमें कार्बन हाइड्रोक्सिन का रेशियो 1:2 रेशियो 1 आता है, तो वही यहां पर होगा, तो इरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मोल प्राप्त होगा, इट इज ए 4th स्टेप। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ये 4th स्टेप आप लोगों का समझ। अब अगला स्टेप कौन सा 5th। ओके, फिर तो क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ सीडोएक्टोलेज, अब वापस ये ध्यान देना पड़ेगा, यानी यहां पर C3 साइकिल के दौरान जब RUMP का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान दीजिए 3 कार्बन युक्त, 4 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त, 6 कार्बन युक्त और 7 कार्बन युक्त शर्कराओं का फॉर्मेशन होगा। ये कंफर्म कर लें आप लोग, ये कंफर्म करके चलें। तो अगले फॉर्मेशन क्या होगा सीडोहेक्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट, 1,7 डाइफॉस्फेट, डाई क्यों बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में 2 फास्फेट हो गए, एक में 2 होंगे, और सीडोहेक्टोलेज एक 7 कार्बन यानी 7 कार्बनिक कंटेनिंग, यानी 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज ए हेप्टोलेज, इट इज ए हेप्टोलेज यानी हेप्टोज शुगर। ओके, हेक्सो से आगे, तो यहां पर कैसे होगा इरिथ्रोज जो मॉलिक्यूल, यहां पर जाइलोज को छोड़ दीजिए, इरिथ्रोज मॉलिक्यूल जो है उसके 2 मॉलिक्यूल 2 ही थे हमारे पास, वो DHAP, किसके, क्योंकि DHAP के आप ध्यान दो 4 बने थे, यहां ध्यान दीजिए 4 में से 2 यूज आ चुके थे, याद आपको 2 यूज आ गए थे स्टूडेंट, आपको कहीं ना कहीं आप याद ये 2 यूज आ रहे हैं, तो 4 में से 2 यूज आ चुके हैं, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 2, यानी 2 यूज आ गए तो 2 हमारे पास बच रहे हैं, 2 मोल रिमेनिंग है, तो वही 3DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के जो 2 कार्बन बचे हुए हैं वो इरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मोल से क्रिया करके सीडोहेक्टोलेज 7 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन
करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉस्फेट को PO3 में बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, इसके 2 मॉलिक्यूल बने और सीडोहैक्टोलेज इज 7 कंटेनिंग या 7 कार्बनिक कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ओके स्टूडेंट, इसी को आगे हम बात करें। सीडोहैक्टोलेज जो 7 डाइफॉस्फेट है स्टूडेंट, ये जो है वो एस्टोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सॉरी यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, सीडोहैक्टोलेज 17 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और ये सीडोहैक्टोलेज 17 डाइफॉस्फेट वाटर की प्रेजेंस में यहां फास्फोरिक एसिड निर्माण होगा। जैसे यहां पर हुआ था फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 बना था, वैसे यहां पर क्या होगा कि सीडोहैक्टोलेज से एक अणु से एक ही फास्फेट रिमूव हो जाएगा और फास्फोरिक अम्ल बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो फास्फोरिक एसिड कितने मोल बनेंगे, 2 बनेंगे और 2 कहां से बनेंगे, एक सीडोहैक्टोलेज से एक रेडिकल रिमूव होगा तो 2 से कितने रिमूव होंगे, 2 होंगे, प्रेजेंस ऑफ H2O। ओके स्टूडेंट, यहां पर फॉस्फेट H2O से क्रिया करके फास्फोरिक एसिड बना लेगा और सीडोहैक्टोलेज 7 फास्फेट दोनों बन जाएंगे, यानी सीडोहैक्टोलेज का निर्माण हो जाएगा, यानी 17 डाइ से क्या हो जाएगा, केवल 7 फॉस्फेट। ओके, ये मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो गए। अब 6 स्टेप में हम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोज। ये कौन है, राइबोज है। और जो आपको जानते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपको मैं बताया कि C3 जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है राइबोलोज। राइबोलोज, ये ध्यान दे, राइबोलोज और एक होता है राइबोज, ये कंफर्म कर लें, और एक होता है जाइलोलोज। जाइलोलोज, ये सभी 5 कार्बन 5 लेकिन ये एक दूसरे के क्या समावयी है, ये ध्यान दीजिए, राइबोज और राइबोलोज है। तो ये बनेगा राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोज, राइबोज बनेगा पहले, फिर राइबोज बनेगा, तो राइबोज 5 फास्फेट एंड जाइलोलोज फास्फेट। तो जाइलोलोज के 2 मोल ऑलरेडी हमारे पास बचे हुए बने हुए, ये इनको हमने टच भी नहीं किया, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। और इट इज ए आइसोमर ऑफ पेंटोस हो गया, ये पेंटोस हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि जाइलोलोज फास्फेट के 2 मोल और बनेंगे, तो 2 तो हो और 2 हो जाएंगे। ओके, तो राइबोज 5 फास्फेट के 2 बनेंगे और 2 इसके बनेंगे। तो अभी देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, सीडोहैक्टोलेज 7 फास्फेट के कितना मोल, यानी अपन देखा था 2 मोल्स है, इसमें लिखा था, एंड 3 PGL के मैंने यहां इसको रेस कर दी, थोड़ा आपको मालूम है 3 PGL के कितने मोल हमारे पास बचे थे, 2। ये मैंने पूरा बताया था कि 10 थे, 10 में से 4 यहां पर काम आ गए, फिर 4 में से 2 एक जगह काम आए थे, 2 एक जगह काम आए थे, 2। तो रिमेनिंग जो रेस्ट जो 3 PGL के जो 2 मोल्स है, 2 मोल्स बचे थे स्टूडेंट। ओके, आप समझ पा रहे हैं, मैं एक एक मोल को आपको बैलेंस कर चल रहा हूं। तो सीडोहैक्टोलेज के 2 मोल और 3 PGL के 2 मोल आपस में एल्डोल एंजाइम के उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट के 2 मोल एंड जाइलोलोज फास्फेट के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये आप लोग कंफर्म कर लें। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि राइबोज 5 फास्फेट और जाइलोलोज 5 फास्फेट कितने मोल हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और राइबोज कितने हो गए, 2। तो टोटल हमारे पास पेंटोस हो गए कितने मोल है, 6। वी हैव ए 6 मोल ऑफ पेंटोस हो गए, ये कंफर्म कर लें, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, डिफरेंट। तो यहां पर क्या होगा, राइबोज के 2 और जाइलोलोज के 4, 2 और 2, ये कंफर्म कर लें, 2 और 2। तो यहां पर मैंने इधर लिखा हुआ है, अगर आप देखो राइबोज 5 फास्फेट 2 मोल और जाइलोलोज 5 फास्फेट 4 मोल। आप समझ नहीं तो आप समझ पा रहे होंगे, 4 तो 4 हो गए। ये फास्फोपेंटो आइसोमेरेज, क्योंकि ये दोनों समावयी हैं किसके, रिबोलोज मोनोफॉस्फेट, रिबोलोज। ये एक्चुअली यहां ध्यान दीजिए, ये तो कौन, राइबोज और ये कौन है, रिबोलोज। इसको कंफर्म कर लें, रिबोलोज या राइबोलोज और राइबोज। तो इनके 2 और 2 कितने मोल हो गए, यानी राइबोज चेंज, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, राइबोलोज 5 फास्फेट के 2 अणुओं में और 4 इसके, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 मोल से कितने हो जाएंगे, 6 मोल राइबोज 5 फास्फेट, जिसको आप लोग सीधे भाषा में कह सकते हैं राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो होगा ये क्या करेगा, वो स्टार्टिंग ऑफ फेज बताता है कि ये एक्चुअल में एटीपी के कितने, एटीपी के 6 अणुओं से, किससे, एटीपी के 6 मोल, क्योंकि यही तो 6 मोल से ही तो आप लोग सीधे स्टार्ट होगा। एटीपी के 6 मोल्स के यहां पर क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा, और राइबोलोज 5 फास्फेट किसमें चेंज होगा, आरयूबीपी, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट, राइबोलोज 1,5 फास्फेट, और ये किसका जो करेगा, CO2 का, एंड C3 स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैंने यहीं बताया था आपको कि C3 चक्कर का स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल्स है, स्टार्टिंग कंपोनेंट्स है, वो एक्चुअली आरयूएमपी है, और आरयूएमपी का फॉर्मेशन यहां पर क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो रीजनरेशन में D3PGL के 10 मॉलिक्यूल्स यूज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। और इसमें टोटल 12 तो NADPH2 के मॉलिक्यूल्स यूज आ रहे हैं और 12 ATP के, सॉरी 18 ATP के और 12 NADPH2 के, और बोथ फॉर्म ड्यूरिंग द
लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, और दोनों ही एक्चुअली लाइट जो सोलर एनर्जी है उनका एक एनर्जेटिक फॉर्म, और वो एनर्जेटिक फॉर्म यूज किसमें है, ग्लूकोज में, जो भी बताऊंगा। तो यहां पर ग्लूकोज तो बना ही नहीं अभी, और जितने भी आप लोग देख रहे सारे के सारे कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन प्लांट्स फूड का सिंथेसाइज या फूड का जो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज है जो शुगर में करते हैं। जबकि हम जानते हैं, हम जान सकते हैं ट्रायो शुगर, ट्रायोज, अगर बात करें ट्रायोज, ये भी एक्चुअल फॉर्म हेक्सोज है, लेकिन ये एक्चुअल फ्रक्टोज फॉर्म बन रहा है, जबकि प्लांट्स किस फॉर्म में आते हैं, ग्लूकोज, ये कंफर्म बोले ग्लूकोज फॉर्म में बने हैं, जो भी मैं आपको बना के बता रहा हूं। तो ये मैंने आपको पूरा बैलेंस बता दिया कि कैसे 12 में से 10 डी पीजीएल के 12 में से 10 मोल आरयूएमपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप तो समझ पा रहे होंगे इसको। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप लोग, और अब हमारे पास जो टॉपिक बचा सिंथेसाइज और बचा था, क्योंकि 12 मोल 3PGAL के 12 मोल में से आप लोगों ने 10 मॉलिक्यूल्स का यूज तो यहां पर कर लिया। अब हमारे पास कितना बचे 2, यानी किसका, तो यहां पर क्या होगा, सिंथेसिस, या हमारा जो एक स्टेप बच रहा है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। ओके, इट इज ए सिंथेसिस, इट इज ए सिंथेसिस फॉर्म ऑफ C3, यानी C3 चक्कर जो अभी भी मैंने आपको बनाकर समझाया था स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हो कि मैंने बनाया था, आप लोग दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं। RUMP, RUBP, 3PGL, 13PGA, PGL, और PGL के 12 में से 10 मॉलिक्यूल्स ये बना दिया। दो जो बच रहे हैं वो शुगर कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लें, जल्दी से हम लोग इसको डिस्कस करें। तो फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ओके, और वो कितने 2 of 12 है, 2 of 12 मोल ऑफ 3PGL यूज्ड द फॉर्मेशन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द C3 साइकिल। ओके, अब बात आती है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कितने मोल्स काम आएंगे, यहाँ पर 2 ही काम आएंगे, हम लोग 2 ही लेके चलेंगे। हम लोग 2 मोल्स की बात हम करें, 2 मोल्स ऑफ 3PGAL। ओके, इसमें क्या होगा 1 यानी 3PGL, ये ध्यान दें 3PGL का 1 मोल, 1 मोल जो मोल होगा वो 3DHAP में चेंज हो जाएगा। और कौन सा एंजाइम, ट्रायोज पेंटोज फास्फेट, यानी पहला जो स्टेप है इसका और इस प्रोसेस का व्यू सेम होगा। बस यही तक ध्यान देंगे, यहां पर 4 मोल यूज आ रहे हैं, यहां पर एक ही यूज आ रहा है, बस ये ध्यान दीजिए, बस सेम होगा। तो ट्रायोज फास्फो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ट्रायोज फास्फो आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेंस में 3PGL का 1 मोल कितने में से 2 में से DH में चेंज हो जाएगा, कितने मोल बन जाएंगे 1। और ये एक्चुअली इसका कौन सा फॉर्म है, आइसोमर है, समावयव है, ध्यान दीजिए, बार बार नहीं बोलूंगा, इट इज ट्रायोज, इट इज ट्रायोज, ये भी ट्रायोज शुगर है, ये भी कौन है, ट्रायोज। ओके, अब इसमें क्या होगा कि 3PGL का 1 मोल तो यूज है, अब एक रिमेन बच रहा है, तो सेकंड में क्या होगा 3PGAL का जो रेस्ट 1 मोल और बचा हुआ वो, और 3DHAP का जो 1 मोल है सॉरी, ये जो होंगे इसको हटा दो स्टूडेंट, ये हटा देता हूं आपको, ये तो मालूम है आपको, देख पा रहे होंगे कि PGL और DHAP क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 1 सीटा, ये सेम चल रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो सेम 2 स्टेप पे ग्रुप सेम चलेंगे। ओके, तो ऊपर जितना नाम मॉलिक्यूल ज्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तो ये एक्चुअल कितने कार्बन होना है 3 और 3 और 3 और 3 मिलकर कितना 6 हो जाएंगे। तो ये एक्चुअल कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, एल्डोज, कौन सा, एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्चुअली क्या होगा कि फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस बता रहा हूं सिंथेसिस जो शुगर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स है, और ग्लाइकोलाइसिस द फेज ऑफ द रेस्पिरेशन, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिस स्टूडेंट को जब ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस क्या उल्टा चलेगा, यानी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन एंड डिकम्पोज PGL DHAP, ये ध्यान ये बन रहा है, ये टूटेगा, इसलिए ध्यान दें। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको कंफर्म कर लेना, इसको ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का कितने मोल बनेगा, 1 बनेगा। अब इसको ध्यान दीजिए, इस 1 मोल में कितना फास्फेट था, एक, तो कहां कौन सी कार्बन लगा 3 लगा, तो 3 फास्फोबिल्स, तो फास्फेट जो मोल था वो एक था, एक इसके अंदर है, तो कितने हो गए 2 हो गए, इसलिए क्या बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और कितने मोल वाला है 6 कार्बन। अब समझ पा रहे हैं,
फॉस्फेट के कितने रेडिकल्स आगे इसके अंदर, 2 आगे, एक यहां से और एक यहां से, तो ये फ्रक्टोज 1 डाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1 डाइफॉस्फेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज। स्टूडेंट मैं यहां पर इसको इजी वे में लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। फ्रक्टोज 1 डाइफॉस्फेट चेंज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बनेगा SPO4 फॉस्फेट। स्टूडेंट सेम वही है कि जहां पर भी डाइफॉस्फेट से जब मोनोफॉस्फेट बनेगा, जो डाई को बोल रहे हैं कि 2 फॉस्फेट है, एक पहले नंबर की कार्बन पर और एक छठे नंबर पर, यहां पर पहले नंबर का जो फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन की क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। ये तो कंफर्म आपको जानना है कि हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन के अंदर और OH में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से प्रोसेस क्रिया करके एक्चुअली क्या फॉस्फोरिक एसिड बना लेंगे और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा एंजाइम, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाएगा आइसोमर। कौन सा एंजाइम, इसको हम लोग भाषा में अगर बात करते हैं हेक्सा, यानी इसको हेक्सा आइसोमरेज, हेक्सा आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट। फ्रक्टोज जो है वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ध्यान दीजिए। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों कौन है, दोनों कौन स्टूडेंट्स, समावयवी है। ओके स्टूडेंट, और ये फास्ट हेक्सा क्यों लगा, क्योंकि मैंने बताया एंजाइम जब पढ़ा था कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि एंजाइम जिस क्रिया में, जिस केमिकल प्रोसेस में जिस एंजाइम का यूज होता है या जो एंजाइम उसको एक्चुअली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ओके स्टूडेंट, उसी एंजाइम का नोमेनक्लेचर, उसी अभिक्रिया के एंड में हम लोग एज लगाकर बनाते हैं। और ये मैं बताते हैं एज हम वहां पर एक्चुअली क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। ये ध्यान दीजिए आपको अगर मालूम हो तो। ओके, तो मैं बताया था, तो यहां पर ये 6 कार्बन वाले यौगिक की वजह से हेक्सा आ गया और क्रिया कौन सी समावयवी हो गई, तो आइसोमेरेज। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा, मैं इसको यही समझा दूं स्टूडेंट, ये मैं नीचे जगह नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो टूट जाएगा, किसके अंदर टूट जाएगा, ग्लूकोज एंड फॉस्फेट या फिर फास्फोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो फास्फेट रेडिकल्स है या फास्फेट जो मूलक है वो रिमूव हो जाएगा और फॉस्फेट एसिड का फॉर्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज कौन है, 6 कार्बन वाले, यानी C6H12O। और ये कौन स्टूडेंट, इट इज ए कंपाउंड ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अब हम लोग बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप इतना इजी मान रहे थे, इजी नहीं है सर, इतने प्रोसेस से प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। हमने एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन से इसको हमने समझा है, लेकिन सर इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल एंड इट इज प्रेजेंट या इट प्रोसेस कंप्लीट इन ग्रीन प्लांट्स इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कंप्लीट होता है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये सिंपल नहीं, क्योंकि मैं इतना इक्वेशन आपको मैंने समझा दिया, तो आप समझ सकते हैं प्लांट्स हमारे लिए जो फूड बनाते हैं सर कितने टफ प्रोसेस से बनाते हैं, कितने आपने देखा हो स्टूडेंट की कितने इसके अंदर यू कह सकते हैं कि मिनरल एंड कितने यू कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंड लास्ट में जाकर एटलीस्ट फॉर्म एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अगर बात करें, ग्लूकोज इज हेक्सो सुगर और कार्बोहाइड्रेट, और इसी ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके वो इसमें किसमें सिंथेसाइज एक्चुअली स्टोर किसमें करते हैं, स्टार्च। और स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड एंड ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड। और ये फूड प्लांट्स अपने जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स है, स्टेम्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, ओके स्टूडेंट, उन्हीं पार्ट्स में फूड को स्टोरेज करते हैं और उन्हीं स्टोरेज पार्ट्स को हम यूज करते हैं, लाइक फ्रूट्स के रूप में करते हैं, कैरल्स के रूप में करते हैं, दाल पल्सेस के रूप में करते हैं। तो जो भी पार्ट हम खा रहे हैं, किसी प्लांट का हम स्टेम खा रहे हैं, लाइक गन्ने की बात हम शुगर करते हैं, तो गन्ना जो स्टेम खा रहे हैं वो उसका सिंथेसाइज पार्ट है। ओके, तो सिंथेसाइज पार्ट में उसने क्या कर लिया, स्टोरेज कर लिया। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको C3 साइकिल का लेकर समझाया और आई होप उम्मीद करता हूं कि C3 साइकिल को C3 बॉन्ड लेकर मेन कारण है PGA बनता है, ये ध्यान दीजिए। रोबिस्को एंजाइम वहां पर यूज आता है, RUMP से क्रिया स्टार्ट होती है, RUMP दोबारा बनता है, PGL की 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें 10 मॉलिक्यूल RUMP के पुनर्निर्माण में काम आते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं और ग्लूकोज के फॉर्म से इसको हम लोग सिंथेसाइज फॉर्म बोलते हैं। यही वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आप ग्लूकोज बनना देखते हैं यही वो ग्लूकोज है। ओके स्टूडेंट, तो ये दिखने में एक सिंपल इक्वेशन है कि प्लांट्स के अंदर CO2 और वाटर का जो और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपने बोल दिया, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टफ प्रोसेस बाय द प्लांट्स। और ये प्लांट्स एक्चुअली प्रोसेस किसके लिए करते हैं, ये अपने लिए भी करते हैं और बाकी जो लिविंग थिंग्स जितने रेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी पर डिपेंड होते हैं। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक और रिमेनिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन,
हेट्रोटॉपिक स्टूडेंट। तो आप लोग बहुत ही हमने इसको टफ करके पढ़ा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। में काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहने वाला टॉपिक्स है। इसमें आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो शायद ये चैप्टर आपके इजी वे में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।